नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 डिबेट शो महाबहस में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आज बात होगी लोकसभा चुनाव में बनने वाले मुद्दे की। लोकसभा चुनाव के शंखनाद में कुछ ही समय बचा है। तमाम पार्टियों ने मुद्दों को धार देनी शुरू कर दी है, लेकिन लोकसभा चुनाव में कौन सा मुद्दा धारदार रहेगा, ये सवाल अभी तक बना हुआ है। क्योंकि किसान का कर्ज हो, रोजगार हो, अयोध्या आरक्षण का मसला हो या फिर अब एयर स्ट्राइक के मुद्दे ने सभी मुद्दों पर बढ़त बना ली है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर समझने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव में किस मुद्दे से होगी सियासी स्ट्राइक। 2019 के बाद कांग्रेस पार्टी वाली सरकार गारंटी करके न्यूनतम आमदनी देने जा रही है। कांग्रेस ने हमेशा किसान के साथ धोखा किया, झूठ बोला। कहां से चले थे और कहां आ खड़े हुए हैं। लोकसभा चुनाव की चौसर पर चाल तो किसान के मुद्दे से शुरू हुई थी, लेकिन बाजी अब सेना और एयर स्ट्राइक तक आ पहुंची। किसानों के कर्ज माफी को धार देकर कांग्रेस ने 3 राज्यों में बाजी पलट दी थी। फिर मोदी सरकार ने किसानों के लिए खजाना खोल दिया। तब लगा था कि किसान ही 2019 का चुनावी मुद्दा होगा। इधर रोजगार बेरोजगार के बीच ट्रिपल तलाक को भी चुनाव के लिए ट्रम्प कार्ड बताया गया, लेकिन वो मुद्दा भी नेपथ्य में चला गया। विश्वास दिलाता हूं कि देश सुरक्षित हाथों में है। फिर अयोध्या के मुद्दे ने अंगड़ाई ली तो बाकी मुद्दे कहीं पीछे छूट गए। बीजेपी, वीएचपी, आरएसएस के जोर और धर्म गुरुओं की धर्म संसद ने संसद तक शोर मचा दिया। और हम कहते हैं कि सरकार कानून बनाए, कानून बनाकर मंदिर बनाए। लेकिन 10 का दम लगा। गरीब सवर्णों को 10% का आरक्षण का दांव खेला गया, लेकिन चुनाव की चौखट तक आते आते ये मुद्दा भी धुंधला हो गया। इधर पुलवामा की घटना के बाद पाकिस्तान में हुई एयर स्ट्राइक के मुद्दे ने स्ट्राइक ही बदल दी। 2019 की चुनावी पिच पर अब देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, सेना का शौर्य, मोदी का पराक्रम, अभिनंदन की वापसी के तराने गूंज रहे। बीजेपी के मन की मुराद विपक्ष ने सबूत मांगकर पूरी कर दी है। और सीमाओं से घुस करके अगर आतंकवादी अंदर आ रहे हैं तो उसका जिम्मेदार कौन है? तो जिस तरह का प्रमाण अमेरिका की सरकार ने उसामा बिन लादेन के बारे में पूरे विश्व को दिया, उस तरह का प्रमाण हमको भी देना चाहिए। बहरहाल चुनावी दहलीज पर खड़े होकर सरकार और विपक्ष एयर स्ट्राइक पर दो हाथ कर रहे। बीजेपी जहां एयर स्ट्राइक के मुद्दे को मजबूती दे रही, वहीं विपक्ष समझ नहीं पा रहा कि वो चुनावी मैदान में क्या रुख ले। इसीलिए सवाल यह है कि किस मुद्दे पर होगा 2019 का चुनाव। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो क्या अब राष्ट्रीयता का मुद्दा ही होगा 2019 चुनाव के दौरान चुनावी मुद्दा? इसी मसले पर आज हम करेंगे महाबहस। आगे बढ़े उससे पहले हमारा आज का सवाल जो दर्शकों से है, हमारा आज का सवाल है कि क्या अब एयर स्ट्राइक और उससे पैदा हुए देशभक्ति के जज्बे पर होगा लोकसभा चुनाव? आपको अपनी राय इस सवाल पर भेजनी है। आपका जवाब क्या है ये हम तक भेजना है। @महाबहस पर ट्वीट करके आप अपनी राय हम तक भेजिए। हाँ नहीं, पता नहीं, 3 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो चलिए अपने पैनल का रुख करते हैं हम। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं अमिताभ अग्निहोत्री, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं, हमारे साथ स्टूडियो में है, जो कि इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं संजय राय, प्रवक्ता बीजेपी, ओमकार नाथ सिंह हैं, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनका इंतजार है, सीपी राय प्रवक्ता पीएससी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और रतन मणि लाल है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अमिताभ जी, सबसे पहले आपके पास, पाकिस्तान पहले भी चुनाव के दौरान रहा है, चाहे वो प्रत्यक्ष रहा हो, परोक्ष रहा हो, उसका असर खासकर लोकसभा चुनाव में अक्सर देखने को मिला है, लेकिन शायद ये पहली बार होगा जो सारे मुद्दों पर राष्ट्रीयता का मुद्दा अब हावी होता दिख रहा है। क्या 2019 इसी पर लड़ा जाएगा? देखिए, पाकिस्तान उससे पहले
जब हिंदुस्तान के चुनावों में मुद्दा रहता था तो वो तमाम मुद्दों की बास्केट में एक मुद्दा होता था, वो केंद्रीय मुद्दा नहीं हुआ कभी। बिल्कुल। केंद्रीय मुद्दा पाकिस्तान केवल 3 ही दफे हुआ, 65, 71 और कारगिल। क्योंकि वो बड़े घटनाक्रम थे तो उन्होंने पूरे देश को आलोड़ित किया और भारत की राजनीति को भी प्रभावित किया, चुनाव का प्रमुख मुद्दा बने वो। बाकी छुटपुट यत्र तत्र कुछ ना कुछ फुलझड़ियां से पाकिस्तान के नाम पर इधर उधर फूटती रही, लेकिन वो चुनाव को डिराइव करें, चुनाव को खींच ले जाएं अपनी तरफ, वो मैग्नेटिक पावर पाकिस्तान के मुद्दे में नहीं रही कभी। इस बार हम ये विषय इसलिए लाए, सरकार, भारतीय जनता पार्टी की और सरकार की ओर से आयुष्मान भारत एक बड़ा वो था, गेम चेंजर। जब वो स्कीम आई तो लगा ये चुनाव का मुख्य मुद्दा होगा। फिर किसानों को 6,000 रुपया साल बजट में जो प्रावधान हुआ, जिसकी पहली किस्त गई, लगा ये भी बीजेपी का बड़ा मुद्दा होगा चुनाव में। विपक्ष ने किसान की बदहाली का मसला उठाया, लगा ये मुद्दा बड़ा होगा। ट्रिपल तलाक का मुद्दा भी लगा 2019 के लोकसभा चुनाव को प्रभावित करेगा। जब गैर दलित वर्ग के, गैर आरक्षित वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई और वो संविधान में संशोधन हुआ, तो लगा ये भी भारत के इतिहास की अभूतपूर्व घटना है, एक मुख्य चुनावी मुद्दा होगा। और वो कुछ दिन बीजेपी ने वैसा दिखाया भी, हर रैली में, हर सभा में, हर जगह भाजपा ने उसको प्रमुखता से उठाया। फिर अयोध्या एक वक्त आया जिसने सारे मुद्दों को ओवरशैडो कर दिया, सबके ऊपर एक बड़ा मुद्दा केंद्रीय पटल पर आ गया अयोध्या। उसमें भाजपा का प्रमुख योगदान रहा और कपिल सिब्बल जैसे महान आत्माओं का उसके बाद थोड़ा योगदान रहा, लेकिन मुद्दा बड़ा हो गया। लग रहा है अयोध्या पर ही आर पार हो जाएगी। लेकिन जब चुनाव का वक्त आया, जब चुनाव की अधिसूचना जारी होने में 1 सप्ताह का समय मुश्किल से बचा है, कुल जमा 7 दिन मुश्किल से भारत चुनाव में चला जाएगा, तब आप देखिए इस वक्त राजनीतिक विमर्श का, कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक राजनीतिक विमर्श कहां है? क्रिया भी उसी पर है, प्रतिक्रिया भी उसी पर है, पक्ष भी उसी पर बोल रहा, विपक्ष भी उसी पर बोल रहा। नैरेटिव बदल गया, चुनाव का केंद्रीय मुद्दा ही बदल गया लग रहा। इसलिए मैंने कहा भाई जरा अन्य पार्टियों के साथ बैठकर समझने की कोशिश करें कि क्या वास्तव में 2019 के चुनाव का केंद्रीय मुद्दे तो कई होते हैं, राज्यों में भी कई बार कुछ एडिशनल मुद्दे खड़े हो जाते हैं, वो भी चुनाव को प्रभावित करते हैं, लेकिन हर चुनाव का एक केंद्रीय मुद्दा होता है जो अक्रॉस द नेशन इंपैक्ट डालता है। मुझे लगता है चुनाव के सबसे नजदीक आकर जो मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बना है, एयर स्ट्राइक, पुलवामा अटैक और उसके बाद अभिनंदन की वापसी, ये जो एक पूरी त्रयी है घटनाओं की, इसने भारत के मानस को गहरे तक प्रभावित किया है, मथा है। और भारतीय जनता पार्टी स्वाभाविक है, आप उसके बाद से भाजपा के ग्राम स्तर के कार्यकर्ता से लेकर और राष्ट्रीय नेतृत्व तक देखिए, भाजपा का मुख्य विमर्श का मुद्दा यही है, यही सब। और इस मुद्दे को और केंद्रीय मुद्दा बनाने में मेरी ऐसी समझ है, ममता जी ने अभूतपूर्व योगदान दिया है, अरविंद केजरीवाल जी ने अब उनसे भी ज्यादा अभूतपूर्व योगदान दिया है, दिग्विजय सिंह जी ने अभूतपूर्व योगदान दिया है, कपिल सिब्बल जी ने अभूतपूर्व योगदान दिया है, मारे गए आतंकियों की लाशों की फोटो मांगकर
सबूत मांगकर, तो मुद्दा बन गया। बीजेपी की कोशिश से शायद पूरा ना भी बन पाता, विपक्ष की भागीदारी ने इसको पूर्ण मुद्दा बना दिया, ऐसा मुझे लगता है। संजय राय, आपसे ही बात शुरू करूं जी, क्योंकि इलेक्शन का नैरेटिव नरेंद्र मोदी अगर मैदान में हो तो ज्यादातर फिर वही सेट करते हैं, और विपक्ष की जरा सी भी ढीली गेंद आए तो वो उस एक गेंद का इस्तेमाल चुनाव पलटने में कर लेते हैं। गुजरात में हमने देखा, मणिशंकर की एक टिप्पणी ने कांग्रेस के भाग्य से राजयोग की लकीर मिटा दी। गुजरात में एक टिप्पणी ने कांग्रेस हाथ मलती रह गई और इसकी पड़ताल करती रह गई कि मणिशंकर ऐसा क्यों बोले। क्या एक महीने बाद भारत जब वोट करने जाएगा तो यह मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा होगा? संजय राय। अमिताभ जी, कांग्रेस में जो मणिशंकर अय्यर जी हैं वो व्यक्ति नहीं बल्कि एक कल्चर है, एक सोच है, और उस सोच का प्रतिनिधित्व अभी जो है कि एयर स्ट्राइक के मुद्दे पर कपिल सिब्बल जी कभी करते हैं, कभी जो है कि दिग्विजय सिंह जी कहते हैं, और कई लोग उनके कर रहे हैं। कांग्रेस के एक दिन एक प्रवक्ता ने कह दिया, जब अभिनंदन को छोड़ने के लिए पाकिस्तान ने निर्णय लिया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेना चाहिए भारत के प्रधानमंत्री को। और श्री राहुल गांधी ने जब जो है पुलवामा की घटना हुई, जब तक एयर स्ट्राइक नहीं हुआ था, तो उन्होंने कहा कि भाई ये लोग सर्जिकल स्ट्राइक किए, उसका परिणाम है ये पुलवामा की घटना। तो पहले तो कहे सर्जिकल स्ट्राइक हम मानते नहीं है, बाद में कहे उसका परिणाम है। और मैं दो बात केवल जोड़ूंगा। पहली बात तो है कि अपने इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों ने जिस दिन एयर स्ट्राइक हुआ, उन्होंने प्रेस से बताया इस बात को, कोई भाजपा का नेता या सरकार का मंत्री नहीं बताया। दूसरा कि आज एयरफोर्स के जो है चीफ मार्शल मिस्टर धनुआ ने आज खुद प्रेस किया और उन्होंने कहा कि देखो हम अपने टारगेट पे काम किए, लाश हम नहीं गिनते हैं, ये जिसको गिनना हो। तीसरी बात कि पाकिस्तान के प्रधान, पाकिस्तान के रेल मंत्री, पाकिस्तान के रेल मंत्री शेख रशीद ने, सर एक बात भाई, नहीं एक मिनट रुको, पहले रुको, आप गलत दिशा में जा रहे। एयर स्ट्राइक के सबूत का पर बहस नहीं करने आया, धनुआ ने क्या कहा उस पर बहस नहीं करने आया। मैं ये बात बहस करने आया सियासी अखाड़े में ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया कि नहीं, सिर्फ इतने पर बहस करने आया हूं। मेरा मुद्दा बहुत फोकस्ड होता है मित्र, सिर्फ उतने पर चर्चा करने आया हूं। क्वेश्चन क्या आपका है? क्वेश्चन क्या है? मैंने क्वेश्चन क्या है? प्रश्न क्या है मेरे से? प्रश्न क्या है? हाँ, पूरी कहानी हो गई तब आप पूछ रहे हो रामायण क्या है। ठीक है, हम दोबारा से रिपीट किए दे रहे हैं। पुलवामा के बाद जो एयर स्ट्राइक हुई बालाकोट की, उसके बाद से बीजेपी की हर छोटी बड़ी रैली में शहीदों के फोटो लग गए, मंच पर अभिनंदन के फोटो लग गए, पूरे कुंभ क्षेत्र में फोटो लग गए केशव मौर्य का और अभिनंदन का और प्रधानमंत्री जी का। 56 इंच का सीना है, शान से हमको जीना है, भाजपा को वोट दो। ठीक, इसलिए मैं ये कह रहा हूं ये केंद्रीय मुद्दा है चुनाव का। अमिताभ जी, अगर कांग्रेस के लोग अगर उनके फोटो लगाएं तो क्या कोई उनको रोक रहा है? कांग्रेस के लोग या विपक्ष के लोग जो है अगर शहीदों के फोटो लगाएं, कोई रोक तो रहा नहीं है। लेकिन इन लोगों ने ऐसा एक्ट किया है कि जैसे सेना के ही खिलाफ ये लोग चले गए। ये लोग तो सेना को ही कंडम करने में, एयर स्ट्राइक को कंडम करने में, एयरफोर्स को कंडम करने में, केवल एक बात कि अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी तो यह 16 विमान लेकर वो लोग हमला करने की हिम्मत नहीं जुटाते अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ओंकारनाथ सिंह जी, कपिल सिब्बल, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय, थरूर, एक फेरिश्त, सलमान खुर्शीद, एक फेरिश्त है आपके यहां भी महान आत्माओं की। कांग्रेस जब भी कुछ कुलांचे मारने की कोशिश करती है तो ऐसी तमाम अदृश्य आत्माएं प्रकट हो जाती हैं। वो 4 कदम आगे जाती है, वो 14 कदम पीछे खींच लेते हैं उसको। खैर, वो आपका इंटरनल मसला है।
आप उनको दूध रोटी खिलाओ या बहिष्कृत करो, या आप जानो। एक सवाल संजय राय ने कहा कि भाई आप भी फोटो लगाओ अभिनंदन का, शहीदों का, तो कौन रोक रहा है? यानी उन्होंने साफ कर दिया कि हमारे लिए ये बड़ा विषय है, बड़ा मुद्दा है, ये लोकसभा चुनाव को प्रभावित करेगा। ओंकारनाथ सिंह जी। देखिए अमिताभ जी, बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हैं आप। राष्ट्रीय मुद्दा चुनाव का मुद्दा नहीं हो सकता। ये तब होता चुनाव का मुद्दा जब यहाँ शासन किसी और का होता और यहाँ के लोग चुनाव लड़ रहे होते और कहते नहीं हमारी सरकार बनेगी, हमारा ये बनेगा। चाहे पक्ष की सरकार बने जो इस समय वर्तमान में है, चाहे विपक्ष की बने, वो राष्ट्र की ही सरकार होगी। लिहाजा राष्ट्रीय मुद्दा इस चुनाव में बिल्कुल ये नहीं बनने वाला है कि यहाँ पर एक स्ट्राइक हो गई तो उससे राष्ट्रीय मुद्दा बन जाएगा, नंबर एक। नंबर दो, सबसे पहले जब पुलवामा अटैक हुआ तो मैं समझता हूँ उसी दिन शाम को हमारी महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा का प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का कोई प्रेस ऐसा नहीं होगा जो वहाँ मौजूद ना हो। लेकिन वो आई और 2 मिनट में उन्होंने ये माफ़ी मांग ली कह के कि आज हम राजनीतिक परिचर्चा करने आए थे, लेकिन ऐसी घटना घटित हो गई है, लिहाजा आज चर्चा नहीं होगी, फिर आपसे मिलेंगे तो चर्चा होगी। और उस दिन उन्होंने संवेदना प्रकट की, शोक व्यक्त किया, 2 मिनट का मौन धारण किया और परिवार को भरोसा दिया कि हम सब उनके साथ हैं, और वो शांत हो गए। तो हम कभी भी सेना के मामले में, राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में हमेशा, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी कहा कि हम सरकार के साथ हैं, सेना के साथ हैं, जो सरकार निर्णय ले उनको बता दिया उन्होंने। अब उसके बाद कौन क्या कहता है इसकी बात नहीं है। अब दूसरी चीज देखिए, जहां आपकी पार्टी के लोग बोलेंगे तो आपकी पार्टी की जिम्मेदारी बनेगी। ओंकारनाथ सिंह जी बता रहा हूं सर, बता रहा हूं। हमने किस बात पे कहा? जब ये बात कही गई कि भाई हमने स्ट्राइक की, 300 आदमी मारे गए, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहला मैं समझता हूं जब स्ट्राइक हुई है तो 7 मिनट के अंदर राहुल गांधी जी का ट्वीट आ गया था और उन्होंने सेना को सराहा था। हम सेना के कार्रवाई पर कोई संदेह नहीं कर रहे हैं, सेना के बयान पर कोई संदेह नहीं कर रहे हैं। उसी बयान को तो हम चाहते हैं कि सरकार भी दे दे। सरकार ने क्यों ऐसी चीज बढ़ाई जिससे विश्व में हमारी स्थिति जो है वो हल्की से खराब हो? ठीक है, ठीक है ओंकारनाथ, वो चीज नहीं सरकार को करनी चाहिए। ठीक, आपको सबूत चाहिए, ठीक बात नहीं, सबूत नहीं चाहिए हमें विश्वास दिलाना है दुनिया को। ठीक है, विश्वास सबूत से आता है। हमारा सबूत थोड़े हमें क्या दिया, हम तो मान रहे हैं आपके 300 आदमी मरे। 1 मिनट, देखिए यहाँ सही हो जाने दीजिए, आगे हम मान रहे हैं संजय, बीच में नहीं, मेरी बहस में ये नहीं चलेगा। सबूत दिलाना चाहते हैं, आप जानते हैं बस। ठीक है ओंकार जी, ठीक है, थैंक यू। एक तथ्य मैं सामने रख दूं ताकि यहां भी बहस एक सुसंस्कृत दिशा में बढ़े और देश भर की जो और बहसें चल रही हैं उनको भी एक तथ्य मिले। वो बहुत कम लोगों के संज्ञान में होगा शायद उतना। इंदिरा जी जब लड़ाई बांग्लादेश का निर्माण करवाई, बड़ा पराक्रम था, देश को आज तक गर्व है। तो 72 में कई राज्यों की सरकारें उन्होंने प्री पोल में जल्द चुनाव के रास्ते डाल दी कि भाई वो चाहती थी कि जो जनज्वार पैदा हुआ है इसको मैक्सिमम कैपिटलाइजेशन हो जाए वोटों में। उस वक्त इंदिरा गांधी की तरफ से एक बाकायदा चिट्ठी जारी की गई जिसमें भारत की विजय का विस्तृत उल्लेख, बांग्लादेश के निर्माण का उल्लेख, बात यही नहीं रुकी। इतिहास में जाकर ढूंढिएगा, चिट्ठी मिल जाएगी, और नहीं मिले तो मुझे बताइएगा, मैं भेज दूंगा। उसमें लिखा इंदिरा जी ने कि मैं आपसे चाहती हूं, मेरा आग्रह है कि दिल्ली की सरकार जैसी कांग्रेस की है वैसी ही राज्य में बनाइए। क्या वो वोट नहीं मांगा गया? 65 की लड़ाई में इलाहाबाद में शास्त्री जी थे, एक जनसभा में शास्त्री जी ने उस इशू को सामने रखा और जनता से कहा यह नेतृत्व है, यह सरकार है, इसके साथ मजबूती से खड़े होइए।
इतिहास बड़ा निर्मम होता है, उसका आईना कभी धुंधला नहीं होता। ठीक है, कहां सरकारें बनी थी जरा बताएंगे? ठीक, एक मिनट रुकिए। सीपी राय साहब, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, 71 में चुनाव के पहले, चुनाव के बाद संजय, अरे भाई ध्यान दो, एक मिनट, ठीक है। ओंकार जी ने कहा कि पूरे बांग्लादेश का पूरे विश्व में भारत की स्थिति खराब हुई है, इनकी बात गलत है। पूरे विश्व में भारत की स्थिति बहुत मजबूत हुई है, केवल कांग्रेस के नजर में भारत की स्थिति खराब हुई है। पूरे विश्व में भारत की स्थिति बहुत मजबूत हुई है, केवल कांग्रेसियों की नजर में जो है कि स्थिति खराब। आप अपनी स्थिति खराब कर रहे हैं मित्र। ठीक है भाई, दोनों को रोकेंगे। अरे भाई, भाजपा ही, कांग्रेस नहीं, बाकी लोग। आपकी स्थिति खराब हो रही है दिग्विजय सिंह, मेरी बहस, दिग्विजय सिंह की स्थिति खराब हो रही है। अरे भाई, दिग्विजय सिंह की स्थिति खराब हो रही है। जी रुकिए, दिग्विजय सिंह ने जो कहा है वो ये कहा है ये कि हम आपकी बात पर विश्वास करते हैं। सीपी राय कह रहा है एक आदमी नहीं मरे, ठीक है, उनका ना कैसे हम मान ले? बीबीसी कह रहा है एक आदमी नहीं मरे, बीबीसी को विश्वास दिलाइए कि तुम झूठ बोल रहे हो। ठीक है, बीबीसी को विश्वास दिलाइए कि तुम झूठ बोल रहे हो, दुनिया को विश्वास दिलाइए। क्या बात करते हैं आप? अच्छा ठीक है, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने जड़ों में मत्था डाल रहे हैं। हमारे कांग्रेस चिंता मत कीजिए मित्र, कांग्रेस की चिंता मत कीजिए, कांग्रेस अपनी चिंता कर रही है, आप अपनी चिंता सब अपनी अपनी चिंता करो भाई, और मेरी चिंता सब मिलके करो, शो चलने दो। सबसे निवेदन, सीपी राय, आपकी समझ और आपका तजुर्बा क्या कहता है? 2019 का लोकसभा चुनाव अब बहुत दूर नहीं, अब महीनों का मामला नहीं, दिनों का मामला है। टेबल पे रखे जाने वाला कैलेंडर पलटेगा, अगले अप्रैल का कैलेंडर लगेगा तो देश वोट देने खड़ा होगा। केंद्रीय मुद्दा क्या होगा? जी, मुद्दे तो 10,000 हैं, केंद्रीय मुद्दा क्या होगा? अमिताभ जी, क्रिकेट का मैच हो या बॉर्डर की कोई लड़ाई, पाकिस्तान का जब भी सवाल आता है, इस देश का रुआ रुआ खड़ा हो जाता है। इस देश का हर नागरिक, वो किसी गांव गरीब दूर कहीं बैठा हो या दिल्ली में बैठा हो, वो किसी राजनीतिक विचारधारा को मानता हो, सारा देश दो मुद्दों पर उद्वेलित हो जाता है। वो क्रिकेट के मैच में भी होता है, पूरी रात जग जग के लोग पटाखे फोड़ते हैं, होता है। पाकिस्तान को लेकर कुछ ऐसा माहौल बना हुआ है। इस सारे मामले पर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ये जरूर कोशिश कर रही है कि इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाए, इसको केंद्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन हमारे जैसे लोग जो राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं, वो बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे कि राष्ट्र को और सेना को और वायुसेना को चुनाव का मुद्दा बनाया जाए। ये देश के लोकतंत्र के लिए बहुत घातक और बहुत बुरा दिन होगा, और आने वाले समय में उसके बहुत बुरे परिणाम देखने को मिलेंगे। मुद्दा बनना है तो आइए भूख को बनाए, गरीबी को बनाए, किसान को बनाए, बेरोजगारी को बनाए, आर्थिक स्थिति को बनाए, विदेश व्यापार को बनाए, पर कैपिटल इनकम को बनाए, जीडीपी को बनाए। मैं सीपी राय साहब, एक मिनट भाई, ये आप मुद्दा यही बता रहे हैं। मैंने निवेदन किया था, उनका अभी नहीं आ पाएंगे आपको, माफ करिए। मैंने निवेदन ये किया था, आप अपने उस समझ से ये बताइए कि मुद्दा बनने की संभावना किसमें ज्यादा है? ये हम आपकी इच्छा हो सकती है। मैं नहीं मानता कि आज के मैं नहीं मानता कि आज के 55 दिन बाद ये शहीदों की फोटो लगाकर इसको मुद्दा बनाया जा पाएगा। मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं। मुद्दे वही होंगे जो जनता के असली मुद्दे हैं। ठीक है, मुद्दे वही रहेंगे। ठीक बात, ठीक। रतन मणिलाल साहब, महीनों का मामला नहीं, हफ्तों का मामला है, भारत वोट देने जाएगा। देश की उंगली होगी और ईवीएम का बटन होगा। हर चुनाव का एक केंद्रीय मुद्दा होता है, हर चुनाव का। उसके साथ फिर सब्सिडरी इश्यूज तमाम होते हैं, कई बार 10-20 भी होते हैं, कई बार सैकड़ों भी होते हैं। शहर शहर भी मुद्दा बदलता है, लेकिन मुख्य मुद्दा पूरे देश में एक ही रहता है एक चुनाव में। क्या ये जो 3 घटनाएं घटी, पुलवामा अटैक, उसके बाद एयर स्ट्राइक, उसके बाद अभिनंदन का 48 आवर्स में वापस आना, ये 19 के चुनाव का केंद्रीय मुद्दा होगा? जी, मुझे लगता है अमिताभ जी, ये निश्चित तौर पे मुख्य मुद्दा रहेगा, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा पीछे हटके, मैं राज्यों के चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, अगर लोकसभा चुनाव हम पीछे मुड़ के देखें तो 2014 में, 2009 में, 4 में, उसके पहले 1999 में कोई ना कोई एक मुद्दा ऐसा आता था जिसकी वजह से पूरा मतदान और पूरा कैंपेन प्रभावित हुआ है। चाहे वो एक बदलाव की इच्छा रही हो, चाहे वो सरकार का फेलियर रहा हो,
चाहे वो एक भ्रष्टाचार का मुद्दा उभर के आया हो जो कि 2014 के चुनाव में हमने देखा, और उसके बाद ये कि एक नए नेतृत्व की तलाश, और जनता को लगा कि हमें अब एक नया नेता चाहिए जो नरेंद्र मोदी के तौर पे उभर के आया, और ये ऐसा संयोग था कि वो दोनों चीजें इस तरह से मिल गई कि उनको एक अभूतपूर्व बहुमत मिला। तो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में एक ऐसा मुद्दा हमेशा लोगों के सामने रहता है वोट देते समय, कि ऐसा मुद्दा जो कि पूरे देश को एक साथ प्रभावित करता हो। देखिए, आरक्षण और आर्थिक स्थिति और इस तरह के मुद्दे ये हमेशा से हावी रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इस तरह के मुद्दों पे कभी राष्ट्रीय चुनाव प्रभावित नहीं हुआ है। मैं तो यहां तक भी कहना चाहूंगा अमिताभ जी कि जब जब किसी भी सरकार ने, किसी भी राजनीतिक दल ने अपने काम के बदौलत चुनाव जीतना चाहा है तो उसके परिणाम अच्छे नहीं निकले हैं। चाहे वो हम एनडीए की सरकार को देखें, मेरा भी तजुर्बा यही है, यूपीए 2 की सरकार मेरा भी तजुर्बा यही है, और सुब्रमण्यम स्वामी का भी तजुर्बा यही है जो मेरा और आपका तजुर्बा है। हाँ, सुब्रमण्यम स्वामी से मिलिए तो वो भी यही कहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज मैं यहां जरूर कहूंगा, फिर जी बिल्कुल, फिर ब्रेक पर जाऊंगा। अच्छी बहस कर रहे हैं। ठीक, पिछले 2 हफ्तों का जो जी रतनलाल जी, बस एक ही बात यह थी कि पिछले 2 हफ्तों से जिस तरह का माहौल देश भर में बन गया है, पिछले 2 हफ्तों से जिस तरह का माहौल देश में बना है, चाहे वो पाकिस्तान को लेके हो, आतंकवाद को लेके हो, जिस तरह के हमले हुए हैं और जिस तरह से हमने उसका प्रतिकार किया है, ये चीजें ऐसी थी जो कि इस देश के लोगों में बहुत दिनों से उनके मन में घुमड़ रही थी, और सबको लगता था कि पाकिस्तान के लिए कुछ कठोर कदम उठाए जाने चाहिए। वो कदम कितने कारगर होते हैं ये बड़ी बात नहीं है। रतनलाल जी, मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले एक बात और कह दूं जी। ठीक, रतनलाल जी बिल्कुल ठीक बात कही। मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले एक बात और कह दूं जी। ये भारत का अच्छाई बुराई की मेरिट डिमेरिट पे मैं बहस नहीं करूंगा, वो लंबी शास्त्रार्थ हो जाता है। यहां तात्कालिक मुद्दे बड़े हावी होते हैं। बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता, सीधा असर पड़ता है। प्रीवी पर्स बंद होता, सीधा असर पड़ता है। बांग्लादेश होता है, सीधा असर पड़ता है। 65 होता है, सीधा असर पड़ता है। वाजपेयी जी कारगिल के युद्ध में जाते हैं, सीधा असर पड़ता है। और जो बात मेरे मित्र सीपी राय साहब कह रहे हैं, भय, भूख, अशिक्षा, स्वास्थ्य, जल, शुद्ध पेयजल, मकान, दुकान, ये तो अनंत काल से मुद्दे हैं। लेकिन इन मुद्दों ने वीपी सिंह को इमर्ज, इन मुद्दों से नहीं हुए वीपी सिंह। राजीव गांधी नहीं गए, नंदमूरी तारक राव इनसे नहीं पैदा हुए, इंदिरा गांधी इन पर चुनाव नहीं जीती, वाजपेयी इन पर चुनाव नहीं जीते। सबको परखा बारी बारी, अब की बारी अटल बिहारी, नया नेतृत्व तो चुनना था। ये मुद्दे तो शाश्वत हैं। अमिताभ जी, तात्कालिक कारणों की अगर बात करें तो लगभग हर इलेक्शन में एक तात्कालिक कारण आता है और सभी कारणों पर वो हावी हो जाता है। इस बार पुलवामा अटैक के बाद लगा था कि शायद सत्ताधारी पार्टी के लिए एक मुश्किल घड़ी आ गई, लेकिन उसके बाद एयर स्ट्राइक होता है, अभिनंदन देश को लौटते हैं 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर, तो लगा कि सत्ताधारी पार्टी को बढ़त, और शायद यही वजह है कि विरोधी इस मुद्दे को मुद्दा नहीं मान रहे हैं, दिखाना नहीं चाहते कि यह मुद्दा है, और अब उनकी रणनीति पर भी शायद इसका असर दिखे। देखिए, कौन चाहता है नहीं चाहता, इस चाहतों से मुद्दे तय नहीं होते। बिल्कुल। विश्वनाथ प्रताप सिंह जब निकले राजीव गांधी से विद्रोह करके, तो कांग्रेस का एरोगेंस लेवल वही था। उसको लगता था कि वीपी सिंह कौन है, कौन है, अरुण नेहरू के शब्दों में कौन है, विश्वनाथ कौन है। उनका तेवर यह था अरुण नेहरू साहब का। वीपी सिंह ने एक पुर्ची जेब से निकाल के हर सभा में दिखाते थे, कहते थे राजा की जान तोते में, तोते की गर्दन मेरे हाथ, इस पुर्जी में नंबर लिखा है। क्या हुआ, आपका किला तो ढह गया ना। मुद्दा ऐसे भी बन जाता है। मुझे याद है कारगिल के बाद जब वाजपेयी की सरकार वापस लौट कर आई, तो शायद माधवराव जी रहे होंगे लोकसभा में, उन्होंने कहा कि भाई कारगिल ने वाजपेयी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बना दिया। हाँ, जब कारगिल चल रहा था तब भी नहीं समझ आ रही थी बात। इंदिरा गांधी की हरित क्रांति देश के मानस में शायद ना हो, लेकिन 71 है, परमाणु विस्फोट है।
एक बात और कहूंगा, फिर मैं जाऊंगा बाकी मेहमानों के पास। राष्ट्र को कहां रखना चाहते हैं हम, इसके लिए कई बार दूसरे देशों से भी उदाहरण अच्छे मिलते हैं। रतन जी, ओसामा के शव को बिल्कुल अमेरिका ने किसी भी चित्र के रूप में किसी के सामने कभी जारी नहीं किया ना। कि हमारे यहां लोग करें लाशें लाओ, लाशें दिखाओ, फोटो लाओ, हम उनके साथ सेल्फी लेंगे। अमेरिका में किसी माई के लाल ने ओबामा से ये नहीं कहा था कि अब वो जब तक लादेन की फोटो नहीं लाओगे हम नहीं मानेंगे ना। लादेन का कोई नामो निशान ही नहीं रखा, अरब सागर में फेंक दिया, और कहां फेंका ये भी नहीं पता किसी को। ये अंतर है सोच का। ठीक है ओंकार जी, आपके हिसाब से छोटा छोटा उत्तर, 2019 का मुख्य चुनावी मुद्दा, केंद्रीय मुद्दा क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो बेरोजगारी है जी। जो CMII की रिपोर्ट ने बताया है कि 3.5% बेरोजगारी की दर बढ़ी है। और सबसे जो चिंता की बात है, दर नहीं, आपसे मुद्दा बेरोजगारी ना, मैं बता रहा हूं, जो सबसे चिंता की बात है उसमें 77% रोजगार जो है असुरक्षित रोजगार। आप कांग्रेस मानती है सबसे बड़ा मुद्दा होगा, केंद्रीय मुद्दा होगा बेरोजगारी। मैं बता रहा हूं, बेरोजगारी, किसान समस्या, जिसमें छुट्टा जानवर, न्यूनतम मूल्य उनका कैसे दूना हो, ये मेन चीज है। ये दो मुद्दे पड़े रहेंगे। एक केंद्रीय मुद्दा एक ही होता है भाई, सुन लीजिए, हम मुद्दों की लिस्टिंग नहीं, और नहीं लिस्टिंग बता रहा हूं। और तीसरा भाई, न्यूनतम आमदनी हम जो है जी जारी करेंगे। नंबर 4, पुरानी पेंशन की बहाली करेंगे। अरे भाई, अब पूरा हम घोषणा पत्र नहीं पूछ रहे हैं, हम इन सब चीजों को इसलिए ला रहे हैं। मुद्दा क्या होगा? एक इन सब चीजों को इसलिए ला रहे हैं। बड़ा अच्छी बात, बड़े संजय राय, अब जब आप एक को टाइम नहीं देंगे, संजय आपने 4 मुद्दे बता दिए, मैंने तो एक मुद्दा पूछा था, आपने 4 मुद्दे बता दिए। से चुनाव नहीं होता है, राष्ट्र है, राष्ट्र में बहुत से मुद्दे होते हैं, बहुत सी परेशानियां होती है, बिल्कुल होंगे, पड़ता है लोगों को। ठीक, धन्यवाद। संजय राय, मुद्दों की लिस्ट नहीं चाहिए, माफ करिएगा, मुझे आप भी लिस्ट मत समझाइएगा। मैं जानना चाहता हूं केंद्रीय मुद्दा क्या होगा? अमिताभ जी, यदि एयर स्ट्राइक करके सेना पुलवामा के घटना का बदला नहीं लेती, तो यदि एयर स्ट्राइक करके सेना पुलवामा की घटना एयरफोर्स नहीं लेती, तो पुलवामा की घटना इस देश में मुद्दा बन रहा था। पूरा विपक्ष पुलवामा की घटना पे बात कर रहा था, और लोग कह रहे थे कहां गई आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा, कहां गई कश्मीर नीति। और दूसरी बात कि एयर स्ट्राइक के बाद वहां के रेल मंत्री ने सीना भी नाप रहे थे, जो है वो संसद के अंदर कहा है कि 1971 के बाद पहली बार इंडियन एयरफोर्स जो है हमारी बॉर्डर को क्रॉस करके अंदर आकर के अटैक की। हाँ, ये भी कहा कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, और अगर उनका नुकसान नहीं हुआ तो अभी एक सप्ताह पहले ये अब 16 विमान लेकर के क्यों वो लोग हमला करने आए? और यदि हमारे देश के जो है कि अभिनंदन जैसे भाई संजय जी, नुकसान पर बहस नहीं कर रहा, कितना बड़ा नुकसान पर बहस नहीं कर रहा, माफ करिए, नुकसान पर बहस नहीं कर रहा, आपकी भी बात आ गई। थैंक यू बीजेपी, थैंक यू सीपी राय। एक मुद्दा बताइए, ठीक है भाई संजय राय, थैंक यू, बना हुआ है, आ गई, आगे बिल्कुल आ गई, ठीक बात। उस मुद्दे को अरे भाई, अब कांग्रेस को कोसना छोड़ दो, ठीक है। सीपी राय साहब, एक मुद्दा बताइए, आपकी नजर में 19-20 का भी अंतर अगर मान ले तो भी 20 कौन होगा, वो मुद्दा बताइए, सिर्फ एक, जिसको मैं की इशू बोलता हूं। केंद्र और प्रदेश सरकार की असफलता सबसे बड़ा मुद्दा हो। केंद्र और प्रदेश सरकार की टोटल असफलता इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होगा। दोनों की असफलता बहुत बड़ा मुद्दा होगा, क्योंकि हम यूपी में बैठे हुए हैं। बाकी उसके साथ ढेर सारे मुद्दे जुड़े, जिसको आप बोलने से रोक दे रहे हैं, वो ढेर सारे मुद्दे जुड़े, उस पर बहस करेंगे, हम बात करेंगे। दूसरी बात, ढेर सारे मुद्दों पर अभी एक रिक्वेस्ट है, घोषणा पत्र आने दीजिए, फिर चर्चा करेंगे जी। नहीं, आपके माध्यम से सिर्फ 30 सेकेंड, आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट है मेरी जी, कि सेना एक आग का गोला है, दुनिया के तमाम देशों का अनुभव है, कृपया इसको राजनीति के लिए इस्तेमाल न किया जाए। ये हम देश का सारा देश सेना के साथ खड़ा है और सेना की कार्रवाई के साथ खड़ा है, और उन मामलों में देश की सरकार के साथ भी खड़ा है। कृपया इसमें देश को न बांटा जाए, इसको मुद्दा न बनाया जाए, यह देश के हित में नहीं होगा। आगे ठीक है, थैंक यू संजय भाई, सबकी आवाज बंद करिए, सिर्फ रतन मणिलाल। रतन मणि जी,
मैं समझ नहीं पाता जी जी सेना का पराक्रम जब होता है तो सेना को सैल्यूट होता है 135 करोड़ लोगों का, उसमें कभी कोई विवाद नहीं रहा, 65 में भी नहीं रहा, 71 में भी नहीं रहा। बिल्कुल। और जवाहरलाल जी के समय जब हम हारे तो दुख भी पूरे देश को बराबर हुआ, जवाहरलाल जी को भी दुख हुआ। उसके बाद की परिस्थितियां सबको पता ही है, मैं दोहराना नहीं चाहता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हर घटना भारत के चुनाव को प्रभावित करती है। अब तक का इतिहास बताता है हर सैन्य अभियान की सफलता असफलता ने भारत के चुनाव को प्रभावित किया है, तो इसमें क्यों नहीं करेगी मणि जी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है कि हो सकता है, ये बात बिल्कुल सही है कि आज से 1 महीने पहले कई मुद्दे ऐसे थे जो कि इस चुनाव का केंद्रीय मुद्दा बन सकते थे, लेकिन पिछले 2 हफ्तों के घटनाक्रम के बाद से जिस तरह से परिस्थिति बदली है कि ये मुद्दा बाकी सारे मुद्दों पे हावी हो गया है। और इसमें कोई शक नहीं, मैं फिर कह रहा हूं कि सेना की जिस भूमिका के बारे में देश के किसी व्यक्ति को संशय नहीं था, सेना ने और वायुसेना ने वो भूमिका निभा के जो देश के लोगों को एक विश्वास दिलाया है कि हाँ वो देश की सुरक्षा कर सकते हैं, तो इसका श्रेय केंद्रीय सरकार जरूर लेना चाहेगी, क्योंकि अल्टीमेटली सेना को जो डायरेक्टिव जाता है वो भी राजनीतिक नेतृत्व द्वारा ही दिया जाता है, सेना अपने से नहीं कुछ करती। तो अगर इस तरह के जो सीमा पे जो घटनाएं हुई हैं उसमें अगर केंद्र सरकार ने एक इनिशिएटिव लेके एक ऐसा माहौल पैदा किया है कि देश को लग रहा है कि हाँ पाकिस्तान को जवाब दिया गया, तो इसका क्रेडिट या इसका लाभ केंद्र सरकार में जो सरकार है, जो भी राजनीतिक दल इस समय सत्तारूढ़ है, उसको निश्चित तौर पे मिलेगा, क्योंकि ये एक देश के लोगों की भावना के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है। बल्कि अमिताभ जी अगर आप इजाजत दें तो मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि अल्टीमेटली इस चुनाव में मुद्दा शायद यही बने कि क्या देश के लोग इस चुनाव के बाद भी इसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं कि नहीं। और अगर ये मुद्दा बनता है तब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बाकी मुद्दे जो है वो किस दिशा में जाएंगे और किस तरह से कंसोलिडेशन होगा पॉलिटिकल। और ठीक बात, बहुत अच्छी बात की आपने, बड़ा इशारा किया। ठीक है सर, आगे भाई ओंकार भाई, अब जनता क्या कह रही है जरा वो बता देते हैं। हमने नेताओं को सुना, जनता क्या कह रही है जरा उसको सुन ले। मैंने कहा बताइए, इंडिया का नारा भी था। चलिए ओमकार नाथ जी, अब दर्शक क्या कह रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। हमने आप सबकी बात सुनी, दर्शकों की बात भी सुन लेते हैं। हमारा सवाल था कि क्या अब एयर स्ट्राइक और उससे पैदा हुए देशभक्ति के जज्बे पर होगा लोकसभा चुनाव, और इस सवाल के जवाब में भरपूर वोट हमें मिले हैं और जो परिणाम है इस वक्त टीवी स्क्रीन पर 63% लोगों को लगता है कि हाँ ये मुद्दा हावी रहेगा लोकसभा चुनाव में। 35% ऐसा नहीं मानते, 2% कोई राय नहीं बना सकते हैं। अमिताभ जी, बहुमत तो इस मुद्दे के साथ नजर आ रहा है, और अगर डिवीजन में पास हो गया मुद्दा भाई जी, 63% लोग कह रहे हैं यही मुद्दा होगा। बिल्कुल। और 2-3 बातें मुझे लगता है कि इस पूरी बहस से निकली, जो चर्चा हम लोगों ने की 1 घंटे। अगर चीन से युद्ध के का अपयश जवाहरलाल नेहरू के खाते गया, कोई इनकार नहीं कर सकता कि अपयश नहीं गया था, और उसका असर पंडित जी की मानसिक स्थिति पर पड़ा, उनके स्वास्थ्य पर पड़ा, और उसके बाद पंडित जी की तरह कभी दोबारा राष्ट्रीय पटल पर उभरे ही नहीं, अस्वस्थ हो गए। अगर 65 की लड़ाई का श्रेय शास्त्री जी को इस देश ने दिया, लार्जर देन लाइफ मूर्ति हुए शास्त्री इस देश में, 71 की विजय का श्रेय इंदिरा गांधी को दिया गया, वो भारत की वीरांगना के रूप में राजनीतिक फलक पर उभरी। उससे पहले तक वो जवाहरलाल की बेटी थी। और इससे भी ज्यादा बड़ी बात, अगर पुलवामा में आतंकवादी घटना का दोष मोदी के सर था, तो कौन सा नपना है जिसमें आप ये कह दोगे कि नहीं उन समय की सरकारों को श्रेय देंगे लेकिन इस समय की सरकार को नहीं देंगे? बोले क्यों? बोले मेरी मर्जी। नहीं, जनता ऐसे चिंतन नहीं करती। जनता तो व्यक्ति को देखती है।
जवाहरलाल में देखा, शास्त्री जी में देखा, कारगिल में वाजपेयी जी को देखा। और एक अगर गांव की भाषा में एक तर्क दे दूं तो बात अटपटी नहीं होगी, मेरा व्यूअर उससे जरूर समझ पाएगा। ना जवाहरलाल जी गए थे टैंक पर बैठकर, ना इंदिरा जी गई थी, ना शास्त्री जी गए थे, ना वाजपेयी जी गए थे। युद्ध इतने ही हुए, बाकी छुटपुट मुठभेड़ हुई नहीं ना। लेकिन यह अपयश आता है राजनीतिक व्यक्ति के खाते। एक बड़ा आपराधिक घटना हो जाती है, इस्तीफा मुख्यमंत्री से मांगा जाता है, दरोगा से नहीं। तो बड़ा एनकाउंटर होता है, उसका श्रेय भी फिर मुख्यमंत्री को जाता है। वैसे ही राष्ट्र के स्तर पर समझ लीजिए, इतिहास में सैकड़ों उदाहरण है। क्या समस्या है इसमें? हमारी व्यक्तिगत पसंद नापसंद से मुल्क नहीं चलता। उस समय जो लोग इंदिरा जी के खिलाफ थे, उन्हें इंदिरा जी का इमरजेंसी 71 में पसंद नहीं आया, लेकिन उनके नापसंदगी से क्या फर्क पड़ा? जनता को लगा कि यही महिला है। उस वक्त एक विदेशी, रतनलाल जी को याद होगा, एक विदेशी पत्रकार ने टिप्पणी की थी, वो बाद में उनकी किताब का हिस्सा भी हुई, कि हिंदुस्तान में केवल एक ही मर्द है, इंदिरा गांधी, बाकी स्त्री। ऐसे ऐसे टाइटल मिले इंदिरा जी को। जय जवान जय किसान का नारा आया, शास्त्री जी कैसे आप मुझे इनकार कर देंगे? क्या तब भूख नहीं थी, तब गरीबी नहीं थी, अशिक्षा नहीं थी, किसान नहीं था, सूखा नहीं थी, बाढ़ नहीं थी। लेकिन भारत ने केंद्रीय मुद्दा चुना। बोफोर्स केंद्रीय मुद्दा बना कि नहीं बना? बना ना। और राजीव गांधी को जाना पड़ा। आज तक बोफोर्स में राजीव गांधी की संलिप्तता साबित नहीं हुई कानूनी तौर पर। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके नाम को एग्जम्प्ट किया, अंतिम निर्णय यह है। लेकिन उस बोफोर्स ने राजीव गांधी के करियर पर ग्रहण लगा दिया था। यह मुद्दा नहीं बनता क्या केंद्रीय? क्या उस वक्त भय, भूख, गरीबी या शिक्षा मुद्दा नहीं थे? इसलिए मैं आज ये बहस लेके आया कि देश के सामने ये बात समझ आए, तय हो। और मेरी मान्यता है, मुद्दा वही होता है अंतिम तौर पर केंद्रीय मुद्दा। मुद्दे तो बहुत हैं, मैं फिर अपनी बात दुरुस्त कर दूं, नहीं तो लोग टोकेंगे। केंद्रीय मुद्दा वही होता है जिस पर गांव की चौपाल में और शहर के चौराहे पर जनता चर्चा करने लगे। नेता क्या चर्चा कर रहे हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है जनता किसको विमर्श का विषय बना रही है। आज हिंदुस्तान में कहीं जाइए, हर जगह जेरे बहस एक ही मुद्दा है, जैशे मोहम्मद, पाकिस्तान। घुस के मारा, कोई कह रहा नहीं मारा, कोई कह रहा कम मारे, कोई कह रहा ज्यादा मारे, लेकिन मुद्दा यही है। चर्चा सब इसी पर कर रहे हैं, बीजेपी वाले भी, और जो बीजेपी से असहमत है वो भी ढूंढ ढूंढ के वीडियो ला रहे हैं कि देखो आप कह रहे हो 300, ये तो 299 निकले। ला रहे हैं ना, यानी मुद्दे पर तो हो। इसलिए मुझे भी लगता है ये मुद्दा 19 के चुनाव का केंद्रीय मुद्दा हो सकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ महाबहस का हिस्सा बनने के लिए।